हमारा विषय है क्लास 11 बायोलॉजी, पादप में श्वसन, मतलब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जी। और आज का जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। हमारे पास NCERT पर आधारित त्वरित रिवीजन नोट्स का एक बहुत ही शानदार PDF दस्तावेज है, पूरे 15 पेजों का। हाँ, और हमास्ट्रूम के माहौल जैसी होगी, ताकि बोर्ड परीक्षा के स्तर के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझा जा सके। तो मैं नोट्स पढ़ना शुरू करता हूँ। जरूर। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक पौधे की पत्ती के ऊपर मौजूद स्टोमेटा, मतलब जो रंध्र होते हैं, उनके माध्यम से ऑक्सीजन अंदर ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जा रही है। चित्र काफी स्पष्ट है। और इसी के ठीक बगल में माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना भी दिखाई गई है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहीं पर ऊर्जा बनने की मुख्य प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो मैं पहले सेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ। स्लाइड 2 की हेडिंग यहाँ दी गई है, क्या पादप सांस लेते हैं? और इसके नीचे की लाइनें में शब्दशः पढ़ता हूँ। पादपों में श्वसन हेतु कोई विशिष्ट अंग जैसे फेफड़े नहीं होते। गैसीय आदान प्रदान रंध्रों और वातरंध्र द्वारा होता है। जी। इसके आगे रासायनिक समीकरण लिखा है C6H12O6 प्लस 6O2, तीर का निशान 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। बिल्कुल। और फिर 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला, पादप का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आवश्यकता स्वयं पूरी करता है। दूसरा, पादपों में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। और तीसरा, श्वसन की दर जंतुओं की तुलना में बहुत धीमी होती है। तो इससे आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पत्ती की एपिडर्मिस, जिसमें स्टोमेटा साफ दिख रहे हैं, और नीचे काष्ठीय तने में वातरंध्र यानी लेंटिसल्स को दर्शाया गया है। अच्छा, तो ये लेंटिसल्स तने पर होते हैं? हाँ, अगर हम इसे कक्षा 11 के बच्चों की तरह समझें तो मुख्य बात यह है कि पौधों को फेफड़ों की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब वो हमारी तरह सांस नहीं लेते? बिल्कुल नहीं। उनकी हर पत्ती, हर टहनी अपनी जरूरत की ऑक्सीजन सीधे हवा से खुद ले लेती है। आत्मनिर्भर है पूरी तरह। एकदम। इसीलिए गैसों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने की कोई खास जरूरत नहीं होती। और चूंकि पौधे दौड़ते भागते नहीं है, तो उनकी श्वसन दर भी धीमी होती है। समझ गया। अब स्लाइड 3 पर आते हैं। हेडिंग है कोशिकीय श्वसन, एक परिचय। जी, बताइए इसमें क्या लिखा है। इसमें परिभाषा दी गई है, जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से CC आबंधों का टूटना और ऊर्जा का मुक्त होना। फिर लिखा है श्वसन क्रियाधार, वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है, मुख्य रूप से ग्लूकोज। ठीक है। आगे ATP के बारे में लिखा है, इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। और एक नोट है, ऊर्जा एक चरण में मुक्त नहीं होती, बल्कि धीमी एंजाइम नियंत्रित चरणों में मुक्त होकर ATP के रूप में संचित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पादप कोशिका का डायग्राम, जिसमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य दिख रहा है, जहाँ ग्लाइकोलिसिस होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। हाँ, जहाँ आगे का क्रेब्स चक्र होता है। इसे ऐसे समझते हैं, कोशिकीय श्वसन असल में खाने के बड़े अणुओं जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ने की प्रक्रिया है। यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटते हैं। बिल्कुल। और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। लेकिन अगर ये ऊर्जा एक साथ धमाके की तरह निकल जाए तो कोशिका जल सकती है। सही कहा। इसलिए ये धीमी गति से एंजाइमों के कंट्रोल में होती है और इस ऊर्जा को ATP के पैकेटों में भर लिया जाता है। जैसे बाजार में कुछ खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वैसे ही कोशिका को काम करने के लिए ATP रूपी ऊर्जा मुद्रा चाहिए। बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब अगली स्लाइड पर ग्लाइकोलिसिस की बात है। मैं पढ़ता हूं हेडिंग, ग्लाइकोलिसिस EMP पथ। खोजकर्ता एम्बेडेन मायरहॉफ पारनास, स्थान कोशिका द्रव्य। यह सभी जीवों में होता है। जी। फिर प्रक्रिया लिखी है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। और ऑक्सीजन के बारे में है, इस प्रक्रिया में O2 की आवश्यकता नहीं होती। ये सबसे रोचक हिस्सा है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 10 चरणों से गुजरकर 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट रहा है। और बिना ऑक्सीजन के? हाँ, इसमें O2 की कोई जरूरत नहीं है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही है शर्करा का टूटना। इसे EMP पथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके खोजकर्ता एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पारनास हैं। और ये सभी जीवों में होता है? धरती के हर जीव में, चाहे वो बैक्टीरिया हो या इंसान।
ये साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें ग्लूकोज पूरी तरह नहीं टूटता, केवल आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। अब स्लाइड 5 पर इसके चरण दिए गए हैं। हेडिंग है ग्लाइकोलिसिस के मुख्य चरण। क्या लिखा है नोट्स में? मैं पढ़ता हूं। शुरुआत, सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। फिर एटीपी के उपयोग यानी इन्वेस्टमेंट की बात है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने में। जी। इसके बाद एटीपी का निर्माण यानी पे ऑफ। 4 एटीपी सीधे बनते हैं, 2 NADH प्लस H+ बनते हैं और शुद्ध लाभ उपयोग -2 एटीपी, प्राप्ति +4 एटीपी, कुल 2 एटीपी और 2 NADH। चलिए इस गणित को सरल करते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है ग्लाइकोलिसिस की पूरी 10 स्टेप वाली प्रक्रिया का चार्ट। देखने में थोड़ा जटिल है, लेकिन समझना आसान है। इसे एक व्यापार मान लेते हैं। कोशिका पहले निवेश करती है, अपनी तरफ से 2 एटीपी खर्च करती है, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। फिर जब व्यापार आगे बढ़ता है तो पे ऑफ मिलता है, 4 नए एटीपी बनते हैं। तो 4 बने और 2 खर्च हुए। बिल्कुल साधारण गणित है। शुद्ध लाभ या नेट गेन हुआ 2 एटीपी का और साथ ही ऊर्जा से भरे 2 NADH अणु भी मुफ्त मिलते हैं, जो आगे काम आएंगे। एकदम सही। अब स्लाइड 6 की बारी। हेडिंग है किण्वन अनॉक्सी श्वसन, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला। हाँ, फर्मेंटेशन। इसमें पहला है अल्कोहलिक किण्वन, यीस्ट। इसके उत्पाद हैं एथेनॉल प्लस CO2। एंजाइम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज। दूसरा है लैक्टिक अम्ल किण्वन, मांसपेशियों बैक्टीरिया। उत्पाद लैक्टिक अम्ल, एंजाइम लैक्टेड डीहाइड्रोजनेज। जी। और एक सावधानी या नोट लिखा है, ऊर्जा उत्पादन 7% से कम होता है, 13% से अधिक अल्कोहल यीस्ट के लिए विषैला है। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अलग-अलग दिशाओं में जाता है। यीस्ट में अलग और मांसपेशियों में अलग। हाँ, यीस्ट में ये एथेनॉल यानी अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लेकिन जब हम बहुत व्यायाम करते हैं और मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो यही लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे दर्द होता है। बिल्कुल। और नोट वाली बात समझिए, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज की 7% ऊर्जा भी बाहर नहीं आ पाती, बहुत कम है। और सबसे मजेदार बात, यीस्ट जो अल्कोहल खुद बनाता है, अगर वो 13% से ज्यादा हो जाए तो यीस्ट खुद उसी अल्कोहल से मर जाता है। वाह, ये तो प्राकृतिक सीमा हो गई। खैर, अब स्लाइड 7 पर आते हैं, जहां ऑक्सीजन की एंट्री होती है। हेडिंग लिंक अभिक्रिया। जी। एसिड प्लस कोए प्लस NAD प्लस, ऊपर Mg++ और पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस, तीर के आगे एसिटाइल कोए प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H+। बिल्कुल। मुख्य बातें लिखी हैं। CO2 मुक्त होना, 2 NADH बनना, 3 एसिटाइल कोए का क्रेब्स चक्र में जाना। तो यहाँ से खेल बदलता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि पायरुवेट कैसे कोशिका द्रव्य से निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पार करके उसके मैट्रिक्स के अंदर जा रहा है। एक तरह का दरवाजा पार कर रहा है। हाँ, अंदर आते ही पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम A में बदल जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और एक NADH बनता है। और फिर एसिटाइल कोएंजाइम A आगे जाता है। जी, क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने के लिए। तो स्लाइड 8 की हेडिंग भी यही है, क्रेब्स चक्र, TCA साइकिल। मैं सुन रही हूँ। प्रथम चरण का समीकरण, एसिटिल कोएंजाइम A 2 कार्बन वाला प्लस OAA 4 कार्बन वाला प्लस H2O, तीर के ऊपर सिट्रेट सिंथेज। उत्पाद है सिट्रिक एसिड 6 कार्बन वाला प्लस कोए। महत्वपूर्ण तथ्य, हेंस क्रेब्स द्वारा खोज, पहला उत्पाद सिट्रिक अम्ल है जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए इसे TCA चक्र कहते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है वो पूरा गोल क्रेब्स चक्र जो लगातार घूमता है। बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन वाला था, वो अंदर आकर 4 कार्बन वाले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी OAA से जुड़ता है। 2 और 4 मिलकर 6। एकदम सही, 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बनता है। चूंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह है, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी TCA चक्र कहते हैं। समझ गया। अब इसके जो उत्पाद बनते हैं वो स्लाइड 9 पर दिए हैं। हेडिंग है उत्पाद और ऊर्जा गणना। हाँ, ये गणित बहुत काम का है। मैं पढ़ता हूं। प्रति ग्लूकोज उत्पाद 4 CO2, 6 NADH,
2FADH2, 2GTP। जी। और एक परीक्षा विशेष नोट है, सक्सिनिल को ए से सक्सिनिक एसिड बनते समय GTP का निर्माण होता है। इसे सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। देखे, ग्लूकोज के एक अणु के लिए ये चक्र 2 बार घूमता है, इसलिए संख्या डबल हो गई है। बिल्कुल। 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2 और 2 GTP। और जो नोट आपने पढ़ा, सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण। हाँ, इसका मतलब है बिना किसी लंबी प्रक्रिया के सीधे एंजाइम के प्रतिक्रिया से तुरंत ऊर्जा का बनना। जो GTP बना है वो ATP के ही बराबर की ऊर्जा है। सीधा नकद मुनाफा। बिल्कुल सही। तो जो NADH और FADH2 बने हैं उनका क्या? स्लाइड 10 की हेडिंग है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ETS। यही वो जगह है जहां ये चेक भुनाए जाएंगे। मैं इसके बिंदु पढ़ता हूं। स्थान आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। उद्देश्य NADH और FADH2 की ऊर्जा मुक्त करना। कॉम्प्लेक्स के नाम कॉम्प्लेक्स IV, तांबा केंद्र। प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन वाहकों से गुजरते हैं और प्रोटॉन H+ झिल्ली के बीच जमा होते हैं। इसे एक मशीन की तरह समझते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के अंदर लगी हुई बड़ी बड़ी रासायनिक मशीनें, जिन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इनसे होकर गुजरते हैं। हाँ, NADH और FADH2 ऊर्जा के चेक है। जब इलेक्ट्रॉन इन मशीनों से तेजी से गुजरते हैं तो उनकी ऊर्जा का उपयोग करके प्रोटॉनों को झिल्ली के उस पार धकेल दिया जाता है, जैसे एक बांध में पानी रोक लिया जाता है। बहुत सटीक उदाहरण है। झिल्ली के पार प्रोटॉन की भारी भीड़ बिल्कुल बांध के पानी की तरह जमा हो जाती है। तो अब इस बांध से बिजली कैसे बनेगी? स्लाइड 11 की हेडिंग है ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। जी। इसमें ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 के बारे में है। F0 झिल्ली में धसा चैनल जहां से H+ गुजरते हैं। F1 परिधीय भाग जहां ATP का निर्माण होता है। क्रियाविधि प्रोटॉन प्रवणता टूटने पर ऊर्जा मुक्त होती है, उपयोग कर ADP+ पाए से ATP बनता है। और अंत में ऑक्सीजन अंतिम हाइड्रोजन ग्राही है, इलेक्ट्रॉनों और H+ को लेकर जल यानी H2O बनाता है। तो बिजली ऐसे बनती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है ATP सिंथेज, जिसे कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं। यह एक टरबाइन की तरह है, जिसका F0 झिल्ली के अंदर है। हाँ, एक नाली की तरह। जो प्रोटॉन रूपी पानी ऊपर जमा था वो अब इस F0 से तेजी से नीचे गिरता है, प्रवणता टूट जाती है। बिल्कुल। और इस तेज बहाव से ऊर्जा निकलती है जो F1 वाले हिस्से को गोल घुमाती है, जिससे ATP बनता है। और ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन वहां नीचे खड़ी रहती है। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नीचे आए हैं उन्हें समेटकर पानी यानी H2O बना देती है, इसीलिए इसे अंतिम ग्राही कहते हैं। कमाल की व्यवस्था है। अब हम स्लाइड 12 पर आते हैं। हेडिंग है श्वसन संतुलन चार्ट। ये पूरी प्रक्रिया की बैलेंस शीट है। मैं टोटल पढ़ता हूँ। ग्लाइकोलिसिस 8 ATP, लिंक रिएक्शन 6 ATP, क्रेब्स चक्कर 24 ATP, ग्रांड टोटल 38 ATP। और किण्वन से तुलना, किण्वन में केवल 2 ATP। नीचे एक रियलिटी नोट है। ये गणना सैद्धांतिक है क्योंकि शरीर में सब कुछ एक साथ चलता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 38 ATP का ये साफ सुथरा चार्ट। किण्वन के 2 ATP के मुकाबले ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है। बिल्कुल। लेकिन जो रियलिटी नोट है वो बताता है कि 38 ATP सिर्फ एक किताबी या सैद्धांतिक गणना है। असल में ऐसा नहीं होता। शरीर में सब कुछ एक साथ चल रहा है। बीच में बने रसायनों को शरीर जरूरत के हिसाब से दूसरे कामों में लगा देता है, इसलिए एग्जैक्ट 38 ATP मिलना तय नहीं है। समझ गया। अब स्लाइड 13, एम्फीबॉलिक पथ। जी। इसमें लिखा है वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटती हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटते हैं और श्वसन पथ में प्रवेश करते हैं। ये अपचयी और संश्लेषण दोनों का कार्य करता है, इसलिए इसे एम्फीबॉलिक कहते हैं। और जरूरत पड़ने पर एसिटाइल कोए निकालकर वसा का निर्माण भी किया जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक फ्लो चार्ट। ये बताता है कि सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं, वसा और प्रोटीन भी ऊर्जा दे सकते हैं। वो भी इसी रास्ते से जुड़ जाते हैं। हाँ, आमतौर पर श्वसन में चीजें टूटती हैं, जिसे कैटाबॉलिक कहते हैं।
लेकिन अगर शरीर को वसा बनानी है तो वो इसी रास्ते से एसिटाइल को एंजाइम ए को निकाल लेगा। मतलब संश्लेषण या एनाबॉलिज्म। बिल्कुल, इसलिए ये रास्ता टूटने और बनने दोनों का काम करता है, इसीलिए इसे एम्फीबॉलिक पथ कहते हैं। अब स्लाइड 14, सांस गुणांक RQ। ये गणित का एक छोटा सा हिस्सा है। सूत्र लिखा है RQ इज इक्वल टू मुक्त हुई CO2 का आयतन उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। मान है कार्बोहाइड्रेट 1.0, वसा 0.7, प्रोटीन 0.9। यहाँ चित्र में दिखाया गया है अलग अलग तरह के भोजन, जैसे ब्रेड, तेल, बीन्स के उदाहरण। यह सूत्र बस ये बताता है कि कितनी ऑक्सीजन अंदर गई और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। तो कार्बोहाइड्रेट में दोनों बराबर होते हैं। हाँ, इसलिए मान 1 है। वसा में ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए मान 1 से कम यानी 0.7 होता है। इसे देखकर पता चल जाता है कि शरीर क्या जला रहा है। बहुत दिलचस्प है। अब हम आखिरी स्लाइड 15 पे हैं। महत्वपूर्ण अंतर और सारांश। जी। किण्वन आंशिक विघटन 2 ATP धीमी गति, ऑक्सीश्वसन पूर्ण विघटन 38 ATP तीव्र गति। और एग्जाम टिप, ग्लाइकोलिसिस सभी में होता है, लेकिन पाइरूवेट का भविष्य ऑक्सीजन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है ये तुलनात्मक चार्ट, जो पूरे चैप्टर का बहुत बढ़िया सारांश है। किण्वन धीमी और कम ऊर्जा वाली प्रक्रिया है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीश्वसन तेज है। बिल्कुल, 38 ATP की भारी ऊर्जा के साथ। और जो एग्जाम टिप है, ग्लाइकोलिसिस तो सबको करना है, लेकिन उसके बाद पाइरूवेट किण्वन में जाएगा या क्रेब्स चक्र में, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि ऑक्सीजन है या नहीं। तो इसी के साथ हमारे नोट्स के 15 पन्ने पूरे हुए। एक छोटे से ग्लूकोज के अणु से 38 ATP तक का ये सफर एक बेहतरीन और सटीक प्राकृतिक मशीनरी का उदाहरण है। इसमें कोई शक नहीं है, ये प्रकृति की अद्भुत इंजीनियरिंग है। लेकिन आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही अहम बात है जो विचार करने लायक है। वो क्या? सोचने वाली बात यह है कि पौधों में श्वसन की ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से एंजाइमों पर निर्भर है, जो तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल, एंजाइम एक निश्चित तापमान पर ही काम करते हैं। दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।